दोस्तों, जैसे ही इंसान इस दुनिया में कदम रखता है, इस दुनिया में जब पैदा होने के बाद में इंसान आता है तो उसके घर परिवार में उसके कुछ रिश्ते बनते हैं। चाहे उसका रिश्ता पिता के साथ में हो, चाहे उसका रिश्ता भाई के साथ में हो, बहन के साथ में हो, माँ के साथ में हो, या फिर चचा ताऊ, मामा भांजे, इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं उसके लगातार बन जाते हैं। और इन रिश्तों को वो एक तरीके से उन रिश्तों की तरह जानता है कि जिनको खून के रिश्ते कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन रिश्तों के बावजूद, जानने के बावजूद सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इस बीच में वो जो इंसान होता है वो जवानी की दहलीज पर पहुंचता है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, और उसके बाद में उसकी शादी होती है। और उसके बाद में वो एक ऐसे रिश्ते के अंदर बन जाता है जो लगभग पैदा होने के 20 से 22 साल के बाद में उसका एक अननोन पर्सन से रिश्ता बनता है। लेकिन दोस्तों, ये जो रिश्ता बनता है, इस रिश्ते के अंदर ही सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। इस रिश्ते के साथ ही इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बिताता है। अगर कोई लड़का है या फिर कोई पति है, उसकी शादी होती है तो वो जिस महिला से शादी करता है उस महिला के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास रखने लगता है कि अपनी सारी संपत्ति, अपने घर की सारी चाबियाँ और अपनी प्रॉपर्टी भी उसके नाम तक कर देता है। वही जो महिला होती है वो उस व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करती है जिससे वो शादी करके आती है कि वो अपने परिवार को छोड़ती है, अपनी माँ को छोड़ती है, अपने भाई को छोड़ती है, पिता को छोड़ती है और एक अनजान व्यक्ति के साथ में रहने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो भरोसे वाला रिश्ता होता है ना पति पत्नी का, इनके बीच में अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खामियां आ जाए, अगर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो उसके बाद में जो होता है, यकीनन दोस्तों वो मिसाल बन चुकी है। आजकल आप लोग देखते हैं कि जो पति और पत्नी वाला जो रिश्ता होता है वो रिश्ता ऐसा होता है कि इस रिश्ते को कोई तोड़े से भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये रिश्ता इतना ज़्यादा कमज़ोर भी होता है कि इस रिश्ते में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ भी जाए तो इस रिश्ते को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। और आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक महिला शादी करके अपने पति के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही होती है कि इसी बीच में उनकी ज़िंदगी में उनका नौकर आ जाता है। और उसके बाद में इस पूरी घटना के अंदर जो होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे। तो इस पूरी घटना के बारे में परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊँगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में अंत में पढ़ूंगा। तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग भी अगर कोई प्यारा सा कमेंट्स करना चाहते हैं तो अपना कमेंट्स आज के दिन इस वीडियो में आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन अपने वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बिहार प्रदेश से। और इसी बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पूर्णिया ज़िला। और दोस्तों, इसी पूर्णिया ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, जलालगढ़ थाना। और दोस्तों, इसी जलालगढ़ थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति का नाम घनश्याम, उम्र लगभग 22 से 24 साल के आसपास रही होगी। अब जो घनश्याम था ये 22 जून साल 2017 को अपने घर से निकलता है, क्योंकि ये एक बर्तन की दुकान पर काम करता था। अब ये घर से निकलता है और घर से जब निकल के जाता है तो उस समय जो परिवार वाले होते हैं ये अपने कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन रोज़ शाम को जो उनका बेटा था ड्यूटी से लौट आता था। अब जब 22 जून साल 2017 को ये निकलता है, लेकिन उसके बाद से ये कभी लौट कर नहीं आता। अब जब घर परिवार वाले इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, शाम के 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं। जब 6-7 बजते हैं तो घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो पिता हैं, जिनका नाम नाथूलाल, वो अपने बेटे को एक तरीके से नंबर लगाते हैं, उसका कॉल करने की कोशिश करते हैं। अब जब कॉल करने की कोशिश करते हैं तो नंबर नॉट रीचेबल बताता है, यानी नंबर स्विच ऑफ था। अब जो पिता थे ये बेहद परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में ये अपने बेटे को उस जगह पर फ़ोन करते हैं जहाँ पर वो काम करता था। अब जब उस जगह पर काम फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर जो दिलीप चौधरी होते हैं दुकान मालिक, वो कहते हैं कि वो तो यहाँ से निकल गया है और उनसे 7,000 रुपये लेकर भी निकला है। अब जैसे ही ये बात ये पिता सुनता है, ये एकदम से उदास हो जाता है। इसको लगता है कि बेटा अगर दुकान से निकल चुका है तो आखिर बेटा गया कहाँ। उसके बाद में ये जो पिता था दौड़ा दौड़ा भागा भागा उस रोड से, उस रास्ते से दुकान तक जाता है जहाँ से वो आता जाता था, लेकिन कहीं पर भी बेटे का कोई पता नहीं चलता है। अब जो पिता था उसके दोस्तों को कॉल करता है, दोस्तों के पास जाता है भागा भागा, कहीं पर हो पता चल जाए। रात के 10 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आया। लेकिन जितने भी दोस्तों में, हर जगह मिलने वालों में वो जो पिता था परेशान बदहवास जब सारी जगहों पर जाता है तो हर जगह से उस पिता को सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, और वो जवाब ये होता है कि हमने तुम्हारे बेटे घनश्याम को नहीं देखा।
अब जब चारों तरफ से उसके बेटे की एक तरफ से ये पता चल जाता है कि बेटा है नहीं, उसके बाद में जो नाथूलाल था पिता, वो उस दुकान पर जाता है जो बर्तन का स्टोर था, जहाँ पर दिलीप चौधरी जो दुकान के मालिक हैं उनसे पूछता है कि क्या हुआ, कब बेटा निकला था। तो वो जो दिलीप चौधरी हैं वो बताते हैं कि रोज़ की तरह वो काम पर आया था और काम पर आने के बाद में वो शाम होने से पहले ही मुझसे कहने लगा था कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है और उसने मुझसे 7,000 रुपये लिए थे और 7,000 रुपये लेने के बाद में वो यहाँ से चला गया। उसके बाद में मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। लेकिन दोस्तों ये जो नाथूलाल थे, जो पिता थे, इनको कहीं ना कहीं ये डाउट होता है या फिर इनको शक होता है कि उनके बेटे को गायब करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इसी दिलीप चौधरी का हाथ है। उसके बाद में ये जलालगढ़ थाने में पहुंचते हैं और जलालगढ़ थाने में पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब उनका बेटा आज सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकला था, बर्तन के स्टोर पर काम करता है, लेकिन उसके बाद से लौट कर नहीं आया। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, उसका नंबर भी लगा लिया। हर जगह ढूंढने के बाद में मुझे पता नहीं चला कि मेरा बेटा कहाँ है। साहब मुझे शक है कि जो दुकान मालिक है दिलीप चौधरी, उसकी पत्नी है नेहा चौधरी, इन दोनों ने ही मिलकर मेरे बेटे को कहीं ना कहीं गायब किया है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि एक लड़का अपने घर से काम के लिए निकला था लेकिन उसके बाद से लौट कर नहीं आया, और जो पिता है ये दुकान के मालिक जिसका नाम दिलीप चौधरी और उसकी पत्नी नेहा चौधरी पर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसके बाद में जो पुलिस थी रिपोर्ट को लिखती है और रिपोर्ट को लिखने के बाद में उस लड़के की छानबीन शुरू करती है। और दोस्तों इस घनश्याम की जब छानबीन शुरू की जाती है तो पुलिस सबसे पहले इस दुकान पर पहुंचती है जहां पर वो काम करता था। अब दुकान पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले दिलीप चौधरी से पूछताछ की जाती है कि वो तुम्हारी दुकान से कब गया, क्या हुआ। तो जो दिलीप चौधरी होते हैं ये बताते हैं कि साहब वो काम पर आया तो था, लेकिन काम पर आने के बाद में उसने पूरा दिन अपना काम किया, लेकिन शाम होने से पहले ही उसने मुझसे कहा था कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है और उसने मुझसे 7,000 रुपये लिए भी थे। मैंने उसे 7,000 रुपये दिए, उसके बाद में वो चला गया। कहाँ गया साहब मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन दोस्तों पुलिस जो थी वो अलग अलग तरीके से पूछताछ करती है और उसकी जो पत्नी होती है नेहा चौधरी उससे भी पूछताछ करती है। अब पुलिस को जब इन दोनों से पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक तो होता है, क्योंकि सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस इन दोनों से सख्ती से न तो पूछताछ कर सकती थी। पुलिस सोचती है कि एक दो बार अलग तरीके से भी छानबीन करते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है तो वापस से इन्हीं के पास आएंगे। अब उसके बाद में पुलिस अपनी पूछताछ करने के बाद में इन दोनों लोगों के बयान लिखवाने के बाद में पुलिस थाने पहुंच जाती है और ये जो व्यक्ति था नाथूलाल, जो पिता था लड़के का, उसको समझा कर बुझा कर दिलासा देकर उसको घर भेजती है कि तुम्हारे बेटे की तलाश जारी है और बहुत जल्द हम उसका पता लगा लेंगे। अब दोस्तों इधर जो पिता था ये आखिरकार उदास होकर मायूस होकर अपने घर चला जाता है और सुबह को फिर से वापस पुलिस थाने आता है, पूछता है कि साहब कुछ पता चला। 1-2 दिन का समय गुजर जाता है लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन का समय गुजरता है, इस व्यक्ति के पास में, जो व्यक्ति था नाथूलाल, जो कि लड़का जो गुमशुदा है उसका पिता है, उसके पास में एक कॉल आता है और सामने से जो व्यक्ति कॉल कर रहा होता है वो बताता है कि वो आसाम से बात कर रहा है और आसाम में ही तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो फला फला अस्पताल में भर्ती है, तुम जल्दी से अपने बेटे से मिलने के लिए आ जाओ। अब जैसे ही इस तरीके का फ़ोन आता है, ये जो व्यक्ति था जिसका नाम नाथूलाल, ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा पुलिस के पास पहुँचता है और पुलिस के पास पहुँचने के बाद में कहता है कि साहब उसके पास इस तरीके से फ़ोन आया है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि तुम्हारे बेटे का आसाम में एक्सीडेंट हो गया है। अब जैसे ही वो ये बात बताता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर वो एड्रेस बता रहा है तो उस एड्रेस पर जो हॉस्पिटल बताया गया वहाँ पर जाकर देखो। तो उसके बाद में ये जो नाथूलाल था बेचारा दौड़ा दौड़ा भागा भागा आसाम पहुँचता है और जो एड्रेस बताया गया था, जिस हॉस्पिटल का पता बताया गया था, जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद में जब ये देखता है तो इसके तो एकदम से पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो फ़ोन किया गया था वो फ़ोन झूठा था और उस हॉस्पिटल के अंदर उसका बेटा मौजूद ही नहीं था। अब जैसे ही ये व्यक्ति लौट कर ये सारी बात पुलिस को बताता है तो पुलिस तुरंत उससे उस नंबर को मांगती है जिस नंबर से कॉल किया गया था। अब जब नंबर से कॉल किया गया था तो किसी के नाम पर तो वो नंबर रजिस्टर्ड होगा, कहीं से तो कॉल किया होगा। तो पुलिस उसके बाद में उस नंबर की छानबीन शुरू करती है और दोस्तों जैसे ही उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये असम में ही रहने वाले एक ड्राइवर का नंबर है। अब जैसे ही ड्राइवर का पता चलता है तो उसके बाद में पुलिस उस ड्राइवर को उठाती है और ड्राइवर को उठाने के बाद में 2 लोगों का और पता चलता है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सोनू कुमार और दूसरे का नाम सूरज चौधरी। पुलिस इन दोनों को भी गिरफ्तार करती है और उसके बाद में इन तीनों लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो जो ड्राइवर होता है ये बताता है कि साहब मुझसे फ़ोन ज़बरदस्ती लगवाया गया था, फ़ोन लगाने के पीछे ना तो मेरी कोई मंशा थी और ना ही मेरा इसमें कुछ हाथ है। तो पुलिस पूछती है अच्छा तुमसे फ़ोन किसने लगाया, तो एक और नाम सामने आता है और ये नाम सामने आता है रमेश चौधरी का।
अब दोस्तों उसके बाद में जो रमेश चौधरी है, जो कि सिल्लीगुड़ी के रहने वाले हैं, वहाँ से रमेश चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है और रमेश चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आया जाता है। और बारी बारी से सख्ती से जब पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिस हकीकत को सुनकर उस समय वहाँ पर जो लोग भी मौजूद थे सब के सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल पुलिस जब इन लोगों से पूछताछ करती है तो ये जो लोग होते हैं, ये घनश्याम की हत्या करने की जो बात थी उसको कबूल कर लेते हैं और ये लोग अपना गुनाह कबूल कर बताते हैं कि घनश्याम को उन्होंने एक कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये बात आती है तो पुलिस उन सारे लोगों को लेती है, उस कब्रिस्तान में पहुंचती है और कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद में उस कब्र को खोदा जाता है जहां पर घनश्याम को दफनाया गया था। तो वाकई में वहां पर घनश्याम का कंकाल और उसकी जो वहां पर कुछ कपड़ा और कुछ चादर थी वो बरामद होती है। उसके बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को जो वहाँ से उखाड़ती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर वापस से पुलिस थाने आती है और वापस से जब पुलिस थाने आने के बाद में इन लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो हत्या कराई है ये किसी और ने नहीं बल्कि दिलीप चौधरी ने कराई है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस दिलीप चौधरी को गिरफ्तार करती है। जो दिलीप चौधरी जो कि दुकान का मालिक था, अब उससे पूछताछ की जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने अगर हत्या कराई है तो क्यों कराई है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है। तो दिलीप चौधरी पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस जब उसके ऊपर सख्ती दिखाती है और सख्ती दिखाने के बाद में जैसे ही पुलिस उससे पूछताछ करती है जो दिलीप चौधरी होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है। दिलीप चौधरी बताता है कि जो घनश्याम है ये पिछले 6 साल से उसकी दुकान पर नौकरी कर रहा है और वो अक्सर उसके घर आता जाता भी था। इसी बीच में उसके नाजायज़ संबंध, उसके अवैध संबंध मेरी पत्नी के साथ में बन जाते हैं। अब अक्सर मेरी पत्नी और जिसका नाम नेहा चौधरी है और नेहा चौधरी और घनश्याम अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते हैं। अब जब फ़ोन पे बातें किया करते तो इस बारे में जो खबर है ये दिलीप चौधरी को लग जाती है। कहते हैं दोस्तों कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। अब जब दिलीप चौधरी को इस बारे में पता चलता है वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है। काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने के बावजूद भी जो पत्नी थी ये मानती नहीं है और अक्सर घनश्याम को कॉल करती, उसे अपने घर पर बुलाती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। कि एक दिन जब दिलीप चौधरी अपने काम से अपने घर आता है तो देखता क्या है, जो घनश्याम है ये उसकी ही पत्नी के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। अब जैसे ही ये उसको इस हालत में देखता है तुरंत ये ऐसा मंसूबा बनाता है, ऐसी प्लानिंग करता है कि घनश्याम को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देगा। उसके बाद में इन सारे लोगों को मिलाता है। उसके बाद में घनश्याम की हत्या करने के बाद में ये उसकी डेड बॉडी को उस कब्रिस्तान के अंदर दफना देता है। अब पुलिस को डेड बॉडी बरामद हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि हत्या कर दी गई थी, उसके बाद पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन आखिर वो फ़ोन क्यों किया गया था। अब जब पुलिस दिलीप चौधरी से इस फ़ोन के बारे में पूछताछ करती है तो दिलीप चौधरी पुलिस को बताता है कि साहब जब मुझसे पूछताछ की गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और उसी समय मैं अपने चचेरे बहनोई जिसका नाम रमेश चौधरी जो कि सिल्लीगुड़ी में रहता है उसके पास गया और वहाँ से एक व्यक्ति जो कि ड्राइवर है उससे ज़बरदस्ती इस घनश्याम के पिता नाथूलाल को कॉल कराया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, ना तो वो वहाँ पर आ सकता है और इसकी वजह से उसकी मौत दिखा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि डेड बॉडी कहाँ है, ये सारी चीज़ें पुलिस को चाहिए। लेकिन इन लोगों ने एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट के तहत मर्डर किया और उसके बाद में ये बहुत जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दोस्तों अवैध संबंध आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर भी आए और इसमें एक नौकर और एक मालिकन के बीच में अवैध संबंध बने और जिसकी वजह से जो पति था उसने एक ऐसी साजिश रची, उसने एक ऐसा प्लान रचा कि जिसके तहत जो नाथूलाल है उसका जो बेटा है घनश्याम उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। आप लोग इस पूरी घटना के अंदर किसी का कसूरवार मानते हैं और इन लोगों को किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आया है इसमें अनिल सालुंके जी हैं, लिखते हैं शावेज जी कल आपको वीडियोस पर आपको ज़रा कठोर शब्द में कहा था, हम आपके हमेशा अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, आज की कहानी में आपने काफ़ी अच्छी सीख दी है। तो अनिल सालुंके जी मैं भी आपको अपने परिवार की तरह मानता हूँ और आप अगर एक तरीके से मुझे समझाते हैं, अगर मेरी कोई खामी है मुझे बताते हैं तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगता है, बल्कि मुझे गर्व होता है, मुझे फ़ख्र होता है कि आप मेरे साथ हमेशा खड़े हुए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट किया। उसके बाद में फौजिया खान अस्सलाम वालेकुम कहती हैं, अच्छी है कहानी। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मेराज भाई हैं, लिखते हैं मैंने आपके लिए दुआ की है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो मेराज भाई आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं जो 3 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मोहम्मद इकबाल का है, लिखते हैं सलाम वालेकुम मलिक साहब जी, आज की कहानी सुनी जो कि अंदर तक हिला देती है। दुनिया में जितने भी जुर्म हैं सबसे ज़्यादा बड़ा मुझसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग लगता है, जिसमें इंसान ज़िंदा तो रहता है लेकिन अपना सब कुछ खो देता है।
तो मोहम्मद इकबाल जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मनोज ब्लॉग हैं जो कि 4 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। मेराज भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, वालेकुम सलाम भैया कैसे हैं? कुंदनपाल जी प्रणाम करते हैं, तो भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? उसके बाद में ग्रिल बूबू करके आईडी है, लिखते हैं शी इज सो लकी टू हैव ए ब्रदर टू लाइक दैट एंड मोस्ट ऑफ ऑल द बंगाली गाइज फॉर हेल्पिंग हर, मे लॉर्ड ब्लेस देम ऑल। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी सैड, किसी भी हालात में क्राइम नहीं करना चाहिए, जय हिंद। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में एमडी हक हैं, लिखते हैं ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अंशुमान सिंह है, लिखते हैं नमस्कार सर, मैं आपके इस चैनल को काफ़ी बाद में सुनना शुरू किया हूं, परंतु लगभग मैंने सारी कहानियां सुनाई हैं। आप और आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं और आपने जिन जिन कहानियों को सुनाया है और सुनने का जो तरीका काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काफ़ी बाद में हमारा चैनल सुनना शुरू किया, उसके बाद में सारी कहानियाँ सुन ली। उसके बाद में अजीत कुमार हैं, लिखते हैं जय हिंद, लव यू सर। तो भैया जय हिंद, आप कैसे हैं? उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है इसरार अहमद का है, लिखते हैं कहानी पुरानी है, सैफ़ी ने सुनाई थी पर आपके अंदाज नया था। भैया सैफ़ी जी ने ये कहानी नहीं सुनाई थी, वो कहानी दूसरी थी, ये कहानी दूसरी है। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है प्रिंस अली का है, लिखते हैं दिस इज़ ओल्ड स्टोरी बट लाइक द वे यू कवर दिस स्टोरी ब्रो। तो भाई कहानी तो पुरानी थी लेकिन मेरे व्यूअर्स हैं आप, तो मेरी ज़ुबान में भी आप लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों तक पहुंचाई, लेकिन किसी की कॉपी नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्ड्स थे, मेरा तरीका था। उसके बाद में सुजीत मंडल वेस्ट बंगाल से अपनी कमेंट्स करते हैं, भैया धन्यवाद। सुनील त्यागी जी हैं, दोनों पति पत्नी कमेंट्स करते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फराज, आज के टाइम में किसी भी लड़की को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने शहर से बाहर जाना पड़े तो अपने भाई बाप के साथ जाएँ और किसी के साथ बाहर जाना नहीं चाहिए। तो मोहम्मद फराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को एक तरीके से जागरूक करने का काम किया है। बालिश बरबिहारी हैं, लिखते हैं थैंक्स सर जी, नमस्कार। ये कहानी पहले भी सुन चुका हूँ, मैं उनको भी नमस्कार करूँगा जो उसका भाई है को कॉल करके उसने बताया था। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये एल सालोंकी जी ने उस पर रिप्लाई दिया है, भैया धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं मुजाहिद खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 फरवरी को मेरा जन्मदिन था, माजरत चाहूँगा को आपको बता नहीं पाया। मुजाहिद खान ग्राम अली नगला ज़िला बदायूं से। तो मुजाहिद खान जी आप ज़िला बदायूं से हमारी कहानी सुनते हैं, 1 फरवरी को आपका जन्मदिन बीत गया। आशा करता हूं कि आने वाला जो जन्मदिन हो ये आपका काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा हो और आप उस जन्मदिन पर काफ़ी ऊंचाइयों पर हो। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सोनू धीमान का है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी और हमारे जो कहने का तरीका है, कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये आपको पसंद आया होगा। लेकिन उसमें कुछ खामियां अगर होती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।